इसका नाम है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब कहने का ये है कि इंटरनेशनल है, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में के लेवल पे ये काम करते हैं, और ये एक इस तरीके का फॉर्मेट तैयार करके देते हैं कि पूरा का पूरा जो जितने भी पूरे देश में, जितनी भी दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो किसी भी देश में बिलोंग करती है, चाहे वो MNC है, चाहे वो डोमेस्टिक है, उसको अपना जो बैलेंस शीट होगा ना साल के एंड में, बैलेंस शीट, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वो इनके द्वारा तय किए गए जो शेड्यूल है, जो उन लोगों ने एक फॉर्मेट बना करके दिया है, उस फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे। और इनके द्वारा कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए कुछ सामान कोई चोरी करता है और वो पकड़ा जाता है, तो दिल्ली में उसको जेल हो जाती है, और अदर स्टेट में भी जेल हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि एक कॉमन रूल है जो हर स्टेट में सेम है। सेम इसी तरीके से ये लोग भी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, जो रूल बनाते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में सेम होता है। ठीक है, टोटल 29 स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे धाराएं होती है ना, ठीक है, ऐसे धाराएं बीच में से कुछ ना कुछ कटती बढ़ती प्लस जो माइनस होती रहती है। ठीक है, वो चेंज करते रहते हैं, ये IFRS। ठीक है ना, इंटरनेशनल। ठीक है, अब जरा देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन कॉमनली नॉन एज द जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या है ये? GAAP। कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं, इनके नाम याद करने हैं तुमको अच्छे से। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब कुछ ऐसे प्रिंसिपल, कुछ ऐसे सिद्धांत है जो जनरली हर कोई एक्सेप्ट करता है, मतलब हर कोई फॉलो करता है उनको। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? GAAP, गैप। ठीक है, आर द बेसिक रूल दैट डिफाइन द पैरामीटर ऑफ द कंस्ट्रेंट्स विच द अकाउंटिंग ऑपरेट्स। किस तरीके से अकाउंट्स को ऑपरेट किया जाएगा, किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्रीज की जाएंगी, किस तरीके से अकाउंट के ट्रीटमेंट किए जाएंगे, वो बताते हैं क्या? ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर, और थ्योरी बेस बताता है कि किसके बिहाफ पर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस तरीके से बनाएंगे। ये रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं कि अकाउंटिंग, सॉरी प्रिंसिपल बोल रहा हूं, अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया has issued the accounting standard to standardize the accounting practices adopted to prepare financial statement. Initially, the accounting standards were recommendatory, but were gradually made mandatory. Presently, the accounting standards by the ICAI are applicable on non-corporate enterprises. The accounting standard notified under the Company Act 2013. देखो जी, हमारे देश के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं वो है ICAI। नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं, ये ICAI जहां से चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स होता है, CA का कोर्स होता है। ठीक है, यही जो है हमारे क्या करती है, देश के अंदर जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो ये मैंडेटरी बनाती है। ठीक है, इसको कंपलसरी करना है। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपलसरी नहीं है? अब जैसे देखो, सारे के सारे नियम सबके ऊपर लागू नहीं होते। जो जैसा व्यक्ति, जो जैसा कंपनी छोटी है, कंपनी बड़ी है, कंपनी MNC है, जैसी कंपनी उसके हिसाब से वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब वैसे रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर लगते हैं। सेम ये भी जो है उस पर ऐसे ही लगाती है। तो ये हमारे देश के अंदर जो बनते हैं, इंटरनेशनल में ये, और इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये जो है आपका यहाँ पे इंडिया में इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब जरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल लॉ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? एक तरीके के जनरल लॉ है, साधारण से नियम है। ठीक है, जनरल लॉज और रूल अडॉप्टेड और प्रपोज्ड एज अ गाइड टू एक्शन। ठीक है, इस वजह से लेकर के आए गए, या इसलिए लेकर के आए गए ताकि जो अकाउंटिंग के जो ट्रीटमेंट है ना, या अकाउंटिंग को करने का तरीका है, वो सबका सेम हो जाए। नहीं तो ये अपने तरीके से कर रहे हैं, ये अपने तरीके से कर रहे हैं, हर कंपनी अपने अपने तरीके से काम करने लग जाएगी ना। तो इस वजह से क्या होता है कि एक जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल लेकर के आएगा कि भाई सब इन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो सबका काम सेम हो जाएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब जरा देखो जी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर द बेसिक अजम्पशन और फंडामेंटल प्रोपोजिशन विद इन द विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो होते हैं, यहां पे लिखते हैं हम लोग इसको, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये एक तरीके के अजम्पशन होते हैं।
अजम्पशन मान्यताएं, ऐसी मान्यता कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो इन मान्यताओं को मान करके चलोगे, ये मान के चला जाता है, ठीक है। जबकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, वो सॉरी अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसीजर principle being followed by the enterprise over the period of time. Convention may undergo a change with the time to bring about the improvement. देखो जी, ये ऐसी प्रैक्टिसेस है अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो रेगुलर बेसिस पे फॉलो किया जाए, एक तरीके से ये कह सकते हैं जनरल गाइडलाइंस जो रेगुलर बेसिस पे फॉलो की जाती हैं, और इनको टाइम टू टाइम आपकी अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हो। काम को किस तरीके से करना है उसमें आप बदलाव कर सकते हो, बट इसके अंदर ये मान्यताएं, इसमें बदलाव नहीं होता। ये तो हमने अजम्पशन किया है, अज्यूम किया है कि ये अजम्पशन है, ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट अभी पढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट आएगा मैं बताता चलूंगा क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा पेपर में नहीं मालूम भाई, डेफिनेशन आ सकती है, गैप की डेफिनेशन आ सकती है, IFRS की आ सकती है, ये तो आ सकता है ना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है, अब ये सब तो आ सकते हैं। अब जो मैं बताने आ रहा हूं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फीचर्स, ये आ सकता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मेन मेड, हमें पता है भाई पूरी की पूरी अकाउंटेंसी मेन मेड है, ठीक है ना, तो इसके जो प्रिंसिपल हैं वो भी क्या होंगे, मेन मेड है, मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मेन मेड एंड देयरफॉर दे आर द बेस्ट पॉसिबल सजेशंस बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। किसी व्यक्ति के द्वारा इसको एक्सपेरिमेंट किया गया है, यूज किया गया है, उसका अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बताया कि भाई ये जो है बेस्ट तरीका है काम करने का, ठीक है ना, प्रैक्टिस एक तरीके की। They are recommended for use by all the enterprises to ensure the uniformity and understandability. किस लिए ये इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि भाई इनको फॉलो करो, ताकि जितने भी एंटरप्राइजेस हैं, चाहे वो NGO हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके जो लास्ट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सब वो सिमिलर हो, काम करने का तरीका सिमिलर हो, समझ में आई बात, ताकि एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल जो है रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब आप चाहो तो इनके अंदर बदलाव करके इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई एक बार जो नियम लागू कर लिया वो कर लिया, पर ये फ्लेक्सिबल है, आप नियम को बदल भी सकते हो, एक लंबा प्रोसीड्यूर होता है पर बदल सकते हो, तो मतलब फ्लेक्सिबल है, समझ में आई बात। नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड, अभी बताया जनरली एक्सेप्टेड, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जनरली एक्सेप्टेड है, ये हर जगह हर व्यक्ति अकाउंटिंग प्रिंसिपल मानता है। हाँ ये हो सकता है कि एक आध प्रिंसिपल कोई नहीं मान रहा है, एक आध प्रिंसिपल कोई मान रहा है, क्योंकि कोई कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसने अपने हिसाब से बना लिए, कोई कम है तो अपने हिसाब से बना ले, पर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं ये मान रहा हूं इसके अपोजिट है कोई दूसरा कंपनी, अपोजिट नहीं होगी। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वायलेशन नहीं होता कभी भी, प्रिंसिपल एक दूसरे को वायलेट नहीं करेंगे। मैंने जो नियम बनाए हैं, मतलब मैं जो फॉलो करता हूं और बड़ी कंपनी फॉलो करते हैं, वो दूसरे का एक दूसरे का जो नियम जो है वायलेट नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। तो ये तुम्हारे आ गए 3 फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा अजम्पशन और कॉन्सेप्ट। ये अजम्पशन और कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे ना, ये वाला, इसको मिटा देते हैं। अब ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या और अजम्पशन, ठीक है जी। ये है कौन कौन से हैं, 3 है, ठीक है। कौन कौन से, सबसे पहले देखते हैं। अजम्पशन का मतलब है मान्यताएं, कि हम ये मान करके चलते हैं, ठीक है। पहला है आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्या है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। क्या करना है, कैसे एग्जाम में कैसे आ सकता है भाई, नॉर्मली डेफिनेशन पूछेगा या ये बोलेगा कि भाई तीनों अजम्पशन बताओ, तो तीनों अजम्पशन बताने के लिए तो तीनों अजम्पशन एक्सप्लेन कर देना, और एक पर्टिकुलर नाम ले रहा है तो वो 2 नंबर का 3 नंबर में पूछ लेगा ज्यादा, ठीक है। चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन इट इज अज्यूम्ड दैट द बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर द फोर्सिएबल पीरियड ऑफ टाइम। एक बार आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो ये मान करके किया है कि मैं कभी इस बिजनेस को बंद नहीं करूंगा। बिजनेस स्टार्ट किया है तो स्टार्ट करते समय हमने ये माना है, हमने ये मान के चल रहे हैं कि हम इस बिजनेस को कभी भी
बंद नहीं करेंगे, ना ही इसके ऑपरेशन को डाउन करेंगे। ऑपरेशन मतलब जैसे कंपनी काम कर रही है, 400 यूनिट बना रही है, तो मैंने कम करवा दिया प्रोडक्शन, नहीं नहीं 300 बना दो, 200 बना दो, 100 बना दो। हम हमेशा बढ़ते जाएंगे, हम ये मान करके चलते हैं। भाई सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो सकते हैं आगे चल के, ठीक है, हो सकता है नुकसान हो जाए तो बंद हो जाए कंपनी या प्रोडक्शन डाउन हो जाए, बट हम ये मान के क्या चल रहे हैं कि कभी भी कम नहीं करेंगे, हम हमेशा बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, वर्ड क्या यूज करोगे, देखो फंडामेंटल अकॉर्डिंग टू द असम्पशन इट इज अज्यूम्ड दैट द बिजनेस शैल कंटिन्यू, बिजनेस हमेशा कंटिन्यू रहेगा फॉर अ फोर्सिएबल पीरियड, फोर्सिएबल अनंत टाइम तक, हमेशा हमेशा के लिए मैं इसे कंटिन्यू करता रहूंगा, चलाता रहूंगा। ठीक है, पीरियड एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है इस बिजनेस को क्लोज करने की, मतलब हमने अभी खोला है ना, तो हमारा अभी दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं कि हम इसे कुछ टाइम बाद बंद कर देंगे। ठीक है, और स्केल डाउन, या फिर अपना इसका स्केल को कम कर देंगे, स्केल मतलब प्रोडक्शन की जो लेवल है उसको जो है कम कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी मन में नहीं है। समझ में आ गया क्या है? ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई हम ये मान के चलते हैं कि हम बिजनेस को कभी भी बंद नहीं करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए चलाने के लिए और इसके ऑपरेशन को डाउन ना करने के लिए जो है इसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कंसिस्टेंसी अजम्पशन, बी, देखो जी, कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या मान करके चलते हैं? अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी अजम्पशन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वन सेलेक्टेड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। एक बार आपने जो नियम लागू कर दिए अपने बिजनेस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर जो रूल्स को फॉलो कर लिया, आप उसको हमेशा हमेशा के लिए वही लागू करते रहोगे। जैसे कि मान के चलिए जब हम डेप्रिसिएशन लगाते थे मशीनरी के ऊपर या फर्नीचर के ऊपर, तो 20,000 की डेप्रिसिएशन पे 10% लगा देते थे, कितना आता था? 2,000 आता था, माइनस कर देते थे 18,000 हो जाता था, है ना? हर बार 20,000 में 2,000 लगा दूंगा, हर बार ये कहलाता है SLM मेथड। आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे जब मैं डेप्रिसिएशन कराऊंगा, ठीक है, उसमें तो वहां पे पढ़ा होगा कि ये SLM मेथड होता है। एक और मेथड होता है WDV मेथड, और भी 2-3 मेथड होते हैं, बट हमारे सिलेबस में ये 3 मेथड है, वो 2 मेथड है। ठीक है, अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर एक बार SLM मेथड का इस्तेमाल कर लिया, इस साल डेप्रिसिएशन SLM मेथड से लगा दिया, तो आप हर साल SLM मेथड का ही इस्तेमाल करोगे। ऐसा नहीं है कि इस साल SLM से लगा लिया, अगले साल WDV से लगा दिया, फिर SLM नहीं करना। समझ में आया मैंने क्या कहा? कि अगर आपने एक बार कोई मेथड इस्तेमाल कर लिया तो उस मेथड को ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली वही चलता रहता है। ये कहता है क्या? कंसिस्टेंसी। अब क्या कहोगे कि बदल नहीं सकते मेथड? बदल सकते हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या बताया कि फ्लेक्सिबल है, मतलब बदले तो जा सकते हैं, लंबा प्रोसीड्यूर है। समझ में आई बात? आपको हाई कोर्ट से परमिशन तक लेकर के आनी पड़ती है, ठीक है, AGM बिठानी पड़ती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें शेयर होल्डर्स की मीटिंग करानी पड़ती है, बहुत सारा लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि बड़ा दिक्कत है। कर सकते हो, पर हम ये मान करके चलते हैं कि अजम्पशन हम एक बार फॉलो कर लेंगे तो फॉलो ही करते रहेंगे उसी चीज को। ठीक है, यही तो अजम्पशन है, मान्यता है ना। ये तो हम ये समझे कि हम करना ही करना है, मान के चल रहे कि हम ऐसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड अजम्पशन, अक्यूरल अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन है CACURAL। देखो जी, अक्यूरल अजम्पशन क्या कहता है? ये अक्यूरल अजम्पशन, जब आप अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन करते हो तो ट्रांजैक्शन करते समय जब ट्रांजैक्शन होती है, जैसे मान के चलिए आप आपके पास कोई बंदा आया और उसने आपसे 20,000 का माल खरीद लिया और वो माल उधार पे खरीदा, तो आप जैसे वो माल जो है वो 20 जनवरी को उधार पे खरीदा, पर आपके पास कैश जो आया वो कैश आया आपके पास 1 मार्च को। बताइए रिकॉर्ड कब करोगे ट्रांजैक्शन को? तो इस दिन जो आपके पास माल गया तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। उधार की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी तुमने कभी, तो फिर कैसे नहीं करोगे इसके रिकॉर्ड? पहले तो आप यहां रिकॉर्ड करोगे ना। आपको इससे मतलब नहीं है कि पैसे आए हैं या नहीं आए हैं, आपको मतलब इससे कि ट्रांजैक्शन हुई कब थी। वो ट्रांजैक्शन उसी डेट पे रिकॉर्ड हो जाएगी और उसके बाद जब पैसे आएंगे तो पैसे का लेन देन का ट्रांजैक्शन होगा। वो सेटलमेंट हमारा इतनी तारीख को हुआ है 1 मार्च को, बट हमारी ट्रांजैक्शन कितनी हुई है? 20 जून को ही है ना, तो 20 जनवरी की है ना, तो 20 जनवरी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाएगी। समझ में आई बात? यही कहलाता है अक्यूरल अजम्पशन। अक्यूरल अजम्पशन का मतलब ये होता है कि आप इसका इंतजार नहीं करते कि सेटलमेंट कब होगा, पैसे कब आएंगे, आप उधार के ट्रांजैक्शन उसी समय रिकॉर्ड कर लेते हो। ठीक है, पर अगर यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर कैश बेसिस अकाउंटिंग करोगे तो आप कभी भी उधार वाली ट्रांजैक्शन नहीं होती उसके अंदर, जब कैश आएगा तभी रिकॉर्ड होगा। समझे? पर हम क्या लेके चल रहे हैं? एक्यूरल बेसिस। आपकी बुक क्या है? एक्यूरल बेसिस बुक है।
डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या रिकॉर्ड होता है, कब रिकॉर्ड किया जाता है, जब ट्रांजैक्शन होती है तभी रिकॉर्ड हो जाता है। देखो, अकॉर्डिंग टू एक्विला जम्पसन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर इनटू द एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। जब ट्रांजैक्शन में एंटर हुए तभी रिकॉर्ड कर लेना है, तब नहीं जब सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट का इंतजार नहीं करना।